आज जो हमको स्टार्ट करना है वो अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स करना है। अकाउंटिंग एक चीज़ ऐसी है जिससे हर कोई घबराता है, समझ में नहीं आता किस तरीके से हिसाब किताब किया जाए, कैसे करके किया जाए। लेकिन हम लोग बचपन से ही अकाउंटिंग समझते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। बेसिकली क्या चीज़ है, कितना हम किसको क्या कितना देते हैं, वो हमको कितना देता है, राइट। दोनों चीज़ें बैलेंस में आनी चाहिए। तो बैलेंस में करना, हर हिसाब किताब को बैलेंस में रखना, वही एक अकाउंटिंग का बेसिक पर्पस है। अकाउंटिंग को जो डिफ़ाइन किया गया है वो डिफ़ाइन किया गया है सबसे पहले अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के द्वारा। उन्होंने कहा है अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग तीन चीज़ें होती हैं। अगर आर्ट में इस टाइप की आर्ट क्यों है, ये आर्ट क्यों है बेसिकली, क्योंकि एक सिस्टमेटिक चीज़ नहीं है। मैं अपने हिसाब से किसी ट्रांजैक्शंस के बारे में सोच रहा हूँ, दूसरा आदमी किसी और हिसाब से सोच रहा होगा। तो हर कंट्री के अंदर में हर एक जगह उसको लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसका जो कंक्लूजन है, उसका जो रिज़ल्ट है, वो एक बाय चांस मिलता जुलता हर तरीके से निकलता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं आर्ट। ये साइंस नहीं है, ये आर्ट है, जिसके अंदर में क्या चीज़ होता है, रिकॉर्डिंग होता है, क्लासिफाइंग होता है, समराइजिंग होता है। रिकॉर्डिंग का बेसिकली पर्पस क्या चीज़ होता है कि कोई भी चीज़ घटना घट जाए उसको हम किताब में लिखने को हम लोग रिकॉर्डिंग कहते हैं। और रिकॉर्ड करने के बाद जो कौन कौन से अकाउंट्स हेड्स उसके अंदर में इन्वॉल्व होते हैं, उन सब में उसको क्लासीफाई किया जाता है। अब क्लासीफाई करने के बाद लास्ट के अंदर में जाके जब एक अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हो जाता है, तब हम उसकी समरी बनाते हैं। ठीक है, समरी चीज़ें इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सिग्निफिकेंट मैनर्स के अंदर में किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। जो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स पैसे के रूप में आके जा सकते हैं, उन्हीं को यहाँ पे दर्शाया जा सकता है। जिस चीज़ को हम लोग पैसे के मापदंड से नाप नहीं सकते, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं आती हैं। ठीक है, सो उसके बाद लास्ट में जाके इसके अंदर में रिजल्ट्स को इंटरप्रिटेट करना, फाइंड आउट करना, कितना प्रॉफिट्स हुआ, कितने एसेट्स थे इन्वॉल्व हमारे, क्या क्या लाइबिलिटीज़ थी, राइट। उसके बाद मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के अंदर में हम देखते हैं अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस लैंग्वेज है। बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है अकाउंटिंग के रिजल्ट्स, मतलब बिजनेस के रिजल्ट्स को, जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के ऊपर बेस्ड होते हैं, उनके वेरियस स्टेक होल्डर्स को बताना। अब कौन कौन से लोग हैं जिनका इंटरेस्ट बिजनेस के रिजल्ट्स के अंदर में होता है, जिन लोगों ने पैसा निवेश किया, इन्वेस्टर्स, जो उसके मालिक हैं, ओनर्स, कहाँ कहाँ से कर्जा लिया गया, वो फाइनेंसर्स, कौन लोग उस जिनकी रोज़ाना का खर्चा उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो एम्प्लॉयज़, कौन कौन से लोग हैं जो उस कंपनी के बिज़नेस के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, कस्टमर्स, और जो उस बिज़नेस को माल सप्लाई करते हैं, सप्लायर्स, और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो बेसिकली टैक्स कलेक्ट करती हैं, रेवेन्यू जनरेट करती हैं, जिससे पूरे देश का जो व्यवस्था है उसको मेंटेन किया जाता है। ये एक आर्ट है। वाई आर्ट है? क्योंकि अभी भी ह्यूमन परसेप्शंस के ऊपर बेस्ड है, और जो कभी भी एक जैसे, एक बराबर नहीं हो सकते। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रिकॉर्ड करना हर तरीके के बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। ध्यान रखिएगा, जो ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल नहीं होते, नॉन फाइनेंशियल होते हैं, जिनमें पैसे का लेन देन नहीं होता, जिनको पैसे के रूप में आंका नहीं जा सकता, वो सब चीज़ें इसके अंदर नहीं आती हैं। बेसिकली इसका पर्पस क्या है, बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमाइन करना। जब बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी आती है तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करना, राइट। फाइनेंशियल पोजीशन का बेसिकली मतलब क्या है, कितना पैसा आया था, कहाँ कहाँ गया, उन सब की चीज़ों का बारे में जानकारी रखना, वो भी ये अकाउंटिंग हमको प्रोवाइड करता है। ये कम्युनिकेट करता है बिजनेस के रिजल्ट्स टू ऑल इट्स स्टेक होल्डर्स, डिसीजन मेकिंग के अंदर में हेल्प करता है, और सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को डेट वाइज, मतलब कि क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करता है, राइट। और सबसे बड़ी बात ये, अकाउंटिंग की जितनी भी एंट्रीज हैं, इनको कोर्ट के तरफ से इसको एविडेंस के रूप में स्वीकार किया जाता है, राइट। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी दोनों क्या सेम है? नहीं, एकदम अलग है। अकाउंटेंसी क्या है, बेसिकली एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसके थ्रू हम लोग अकाउंटिंग को
प्रैक्टिस करते हैं, अकाउंटिंग के बारे में समझते हैं, राइट। अकाउंटिंग एक तरीका है जिसके थ्रू अकाउंटेंसी प्रैक्टिस की जाती है, उसको हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं, राइट। तो अकाउंटेंसी क्या है? बॉडी ऑफ नॉलेज है। अकाउंटिंग क्या है? जिस तरीके से उसको प्रैक्टिस किया जाता है। अब इसके अंदर में प्रोसेस क्या चीज़ होता है? सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनमें से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। और ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के बाद में उसका पॉजिटिव इफेक्ट मतलब कि डेबिट इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट मतलब कि क्रेडिट एस्पेक्ट, उन सब के बारे में जानकारी गैदर की जाती है। उसके बाद में जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, और जर्नल एंट्रीज को जिस किताब में लिखते हैं उसे जर्नल बुक कहते हैं। फिर हर एक अकाउंट का जहाँ पे समरी बनाई जाती है, उसको सारे अकाउंट्स को जब ऐसे समरी को जोड़ देते हैं, उस किताब को हम लोग लेजर कहते हैं। साल के ख़त्म होने के बाद में जिस पूरे लेजर की हम लिखते हैं पूरे साल भर, उसकी समरी बनाते हैं, उसको हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, जो चीज़ें छूट जाती हैं ट्रायल बैलेंस में लिखने से, डेट इज़ एडजस्टमेंट एंट्रीज जो होती हैं, उनके बारे में लिखा जाता है। और फिर से एक और ट्रायल बैलेंस बनता है, और लास्ट में जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता है, जो कि 2 प्रकार की होती हैं, जो हमें प्रॉफिटेबिलिटी बताती है और जो हमें फाइनेंशियल हेल्थ बताती है। जो स्टेटमेंट हमें प्रॉफिटेबिलिटी बताती है उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, राइट। और जो हमें फाइनेंशियल हेल्थ बताता है उसको हम लोग बैलेंस शीट कहते हैं। अब फिर से हम आते हैं ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स क्या होती हैं। ट्रांजैक्शंस 2 तरीके की होते हैं, इवेंट्स 2 तरीके की होती हैं, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल। और जो फाइनेंशियल नेचर की चीज़ें हैं वही किताबों में आ सकती हैं, और जो नॉन फाइनेंशियल होती हैं वो किताबों में आ ही नहीं सकती। अब इन सारी चीज़ों को अकाउंट्स को लिखने के लिए, जिससे हर कोई आदमी अकाउंट्स जब लिखे तो एक बराबर तरीके से लिखे जा सकें, उनके लिए हम लोगों ने कंसेप्ट्स बनाए हुए हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कहते हैं, राइट। जिसके अंदर में सबसे पहले क्या है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि बिजनेस जो है अपने मालिक से अलग है, अलग ओनर लाइफ मानी जाती है। बिजनेस एक अलग एंटिटी मानी जाती है, ओनर से अलग मांगी जाती है, राइट। जैसे एक आदमी जो है एक शर्ट डालता है जिसमें वो अपना इनकम लिखता है, अपने खर्चे को निकालता है, और एंड में पता चल जाता है कि उसकी कमाई से कितना पैसा, सब खर्चे निकालने के बाद कितना पैसा बच गया। लेकिन अगर वो आदमी बिजनेस करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक और जेब रखनी पड़ेगी। तो अपनी जेब से बिजनेस में कितना पैसा डाला, उसमें से कितना खर्च किया, लास्ट में कितना बच गया, तो उसका हिसाब किताब उसको अलग रखना पड़ेगा। दोनों चीज़ों को आपस में मर्ज नहीं किया जा सकता, दोनों को अलग अलग रखना है। इस तरीके से साफ तरीके से पता चलेगा कि बिज़नेस के अंदर में उसको कितनी कमाई हुई और अपने उसको कितने पैसे बचे। अब बिज़नेस क्या है? एक तरीके से गोइंग कंसर्न है, नेवर एंडिंग है, कभी भी ख़त्म नहीं होता। बिज़नेस की लाइफ मालिक की लाइफ से अलग होती है, इंडिपेंडेंट होती है। बिज़नेस को माना जाता है कंटिन्यूअली चलेगा, कंटिन्यूस चलेगा, परपीचुअल एग्जिस्टेंस होगा, नेवर एंडिंग लाइफ होगी। दूसरा कंसेप्ट आता है मनी मेजरमेंट। जो चीज़ें पैसे के रूप में आंकी जा सकती हैं वही किताबों में आती हैं, और जो पैसे के रूप में आंकी नहीं जा सकती वो किताबों में नहीं आती। अकाउंटिंग पीरियड, अब बिज़नेस कब शुरू हुआ और बिज़नेस कब ख़त्म हुआ, उसके बाद हम रिज़ल्ट निकालेंगे तो बहुत ही मुश्किल है, कोई फ़ायदा नहीं है रिज़ल्ट निकालने का। तो हम लोग क्या करते हैं? पूरी बिज़नेस की लाइफ को छोटे छोटे स्मॉल हिस्सों में टाइम पीरियड में बांध देते हैं। वो 1 दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, 6 महीना भी हो सकता है। तो नॉर्मली उसको 1 साल लेके चलते हैं, और इस टाइप के पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं? अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। अब ये अकाउंटिंग पीरियड फेस्टिवल ईयर भी हो सकता है, एक दिवाली से दूसरी दिवाली, एक क्रिसमस से दूसरा क्रिसमस, एक ईद से दूसरी ईद, एक गुरु पर्व से दूसरा गुरु पर्व। तो कई तरीके से इसको देखा जा सकता है, ये राइट। फेस्टिवल ईयर भी हो सकता है, और कैलेंडर ईयर भी होता है जो आप सबको होता है, और साथ में फाइनेंशियल ईयर होता है जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। ये सारी चेंजेस जो हुई हैं, पहले कोई भी साल कोई भी तरीके के टाइम पीरियड को हम लोग फॉलो कर सकते थे, लेकिन 1988 के बाद में जो चेंजेस हुई उसके बाद
इंडिया के अंदर में हम सिर्फ फाइनेंशियल ईयर को ही एक्सेप्ट करते हैं एज अकाउंटिंग पीरियड। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक्रूवल कंसेप्ट। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन जो एक्रू हो जाए, मतलब ड्यू हो जाए, अभी उसका कैश पार्ट कंप्लीट हुआ हो ना हुआ हो, उसको भी हमने अकाउंट बुक्स में शो करना है। जब अगर हमने कोई पैसा किसी को देना है, दिया नहीं दिया, ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गया, तो उसको हम लोग किताब में शो करना है। उसी वजह से किसी ने हमको पैसा देना था, दिया है नहीं दिया, ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गया, उसको हम लोग किताब में करना है। तो जैसे ही कोई चीज़ ड्यू हो जाएगी, उसको किताब में शो करने वाली चीज़ को कहते हैं एक्रूअल कंसेप्ट कहते हैं। उसके बाद अकाउंट्स के अंदर में क्या चीज़ होता है, मैचिंग कंसेप्ट होता है। मैचिंग मतलब हमेशा दो चीज़ों के तराजू को बराबर लेके चलते हैं। हमेशा कितना खर्चा हुआ, जितनी इनकम हुई उतना ही खर्चा, जितने एसेट्स हैं उतनी ही लाइबिलिटीज, राइट। तो बेसिकली इस टाइप की चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, मैचिंग कंसेप्ट कहते हैं। उसका ड्यूल एस्पेक्ट होता है। हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब डेबिट, नेगेटिव का मतलब क्रेडिट। अब दोनों ही चीज़ों को लिखना किताबों के अंदर में ज़रूरी माना जाता है। दोनों चीज़ों को किताब में लिखने को हम लोग कहते हैं ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहते हैं। उसका नेक्स्ट आता है कॉस्ट एस्पेक्ट। इसका मतलब जैसे ही कोई खर्चा हो गया, चाहे उसका पैसा दिया है नहीं दिया है, उसको किताबों में लिखने को कॉस्ट कंसेप्ट माना जाता है। जैसे कॉस्ट कंसेप्ट है वैसे ही रिवेन्यू कंसेप्ट है। जैसे कोई इनकम ड्यू हो जाए, चाहे वो मिली है नहीं मिली है, उसको किताबों में शो करना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट है। मतलब जिन चीज़ों का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम सबके पास में है, उन्हीं चीज़ों को किताबों में लिखा जा सकता है। जिन चीज़ों के बारे में कोई एविडेंस ही नहीं है, लेन देन के कोई एविडेंस ही नहीं बचा हमारे पास, है ही नहीं, लिखा ही नहीं गया किताबों के अंदर में, आउटसाइड बुक्स रखा गया, तो वो चीज़ें किताबों में नहीं आ सकती। उसके बाद फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट होता है। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट का मतलब हर एक ट्रांजैक्शन के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, उन सब चीज़ों को किताबों में लिखने को हम लोग क्या कहते हैं, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट को कहते हैं। बेसिकली इसको सिंपल भाषा में समझें, जैसे आपके साथ कोई घटना होती है, आप घर में आके उसको पेरेंट्स को बताते हैं, तो पूरे नहीं बताते, अपने मतलब की चीज़ बता देते हैं। तो पेरेंट्स क्या चीज़ कहते हैं, पूरी चीज़, सारे इवेंट को विस्तार में बताओ, जिससे पता चल सके गलती किसने की। उसी वजह से बिजनेस के अंदर में भी हर एक एस्पेक्ट को हाईलाइट करना, उसको हम लोग फॉलो, उसके लिए हमारे पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर है। उसका नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, राइट। इसके अंदर में क्या चीज़ है, वी कैन एंटिसिपेट फ्यूचर लॉसेस बट वी कैन नेवर एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट्स। सिंपल सी बात है। एक एग्जांपल लेते हैं, आज आप केबीसी में जा रहे हैं, से फॉर एग्जांपल कल आप केबीसी में जा रहे हैं, आज नहीं कल जा रहे हैं, राइट, और लाइकलीहुड है कि आप कुछ करोड़ों में इनाम जीत जाएंगे। तो उस चीज़ को नज़र में रखते हुए आज आप अपने बैंक के पास जाते हैं और उनको जाके कहते हैं कि मैं कल केबीसी में जा रहा हूँ, मेरे को उम्मीद है मेरे को इनाम मिल जाएगा। उसको नज़र में रखते हुए आज आप मुझे बैंक लोन दे दीजिए। क्या बैंक इस चीज़ को, इवेंट को नज़र में रखते हुए मुझे लोन दे देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। बैंक क्या बोलेगा, उसका तो कोई लाइकलीहुड ही नहीं है कि आप जीतोगे नहीं जीतोगे, पहले जीत जाओ उसके बाद लोन ले लो, उससे पहले तो नहीं देगा ना। लेकिन यही अगर आपने कोई उधार लिया हुआ है, ऑलरेडी एक हाउसिंग लोन लिया हुआ है, आप दूसरा हाउसिंग लोन लेने की कोशिश करते हैं, तो पहला आपने जो लोन लिया हुआ है उसको नज़र में रखा जाएगा दूसरा हाउसिंग लोन देने से पहले, राइट। तो उसका नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको हम लोग कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। ये नहीं रोज़ हम अपने रूल्स को चेंज करते रहें, बार बार बदलते रहें, नहीं, एक बार जो मापदंड हमने रूल्स बना लिए उनको बार बार फॉलो करना है। उसका बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। मतलब जो चीज़ें मटेरियल हैं उनको किताबों में लिखना है, और जो मटेरियल नहीं है उनको किताबों में नहीं लिखना, उनको किताबों से बाहर निकाल देना है। आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें थोड़ी सी समझ में आई होंगी, और बाकी और चीज़ें हम नेक्स्ट अपने
इसके अंदर में कवर करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।